ओके, चलिए अब बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़ गए हैं। अभय, गुड आफ्टरनून। शुक्रिया जुड़ने के लिए। मार्केट पर अब क्या व्यू बन रहा है? क्या ये जो डेट सीलिंग वाला मामला है ये एक शार्पर करेक्शन की तरफ ले जा सकता है हमको? अब तक तो मार्केट ने इसको मोर और लेस इग्नोर किया है, इसकी वजह से शायद हम एक सीलिंग नहीं क्रॉस कर पाए हैं, लेकिन लोअर लेवल पर मार्केट कोलैप्स भी नहीं कर रहा है। आपका क्या व्यू होगा? नमस्कार अनुज जी, आपको और आपके दर्शकों को सीएनबीसी आवाज के। देखिए, मार्केट पे पिछले 2-3 महीने से हमारा जो व्यू है एज अ फर्म पॉजिटिव ही है। और वो इस बेसिस पे था कि जो पार्टिसिपेशन था मार्केट में बहुत कम हो गया था। आपने भी देखा, इन्वेस्टर इंटरेस्ट काफी कम था और अब वो धीरे धीरे पिकअप हो रहा है। और अभी भी मुझे लगता है ऐसी सिचुएशन है कि मार्केट अगर देखूं तो एक अंडर ओनरशिप ही है, फंड्स के लेवल से भी और रिटेल इन्वेस्टर्स के तरफ से भी, बिकॉज काफी लोग करेक्शन की वेट करते रह गए और मार्केट ने मौका नहीं दिया। और अभी अनुज ऐसा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की मैं बात करूं तो सबका मूड है कि वैल्यू बाइंग की जाए, ऐसे स्टॉक्स ढूंढे जाएं जो मार्केट के साथ चले नहीं है पर अच्छी कंपनीज हैं जिन्होंने टाइम करेक्शन देखा है। और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो रिकवर हुए हैं, स्टॉक्स रिकवर हुए हैं। अभी आप आईटी की बात कर रहे थे, इंफोसिस की बात कर रहे थे, उसको एक वैल्यू बाइंग की तरह देखा जा रहा है। ऑटोज में देखें, उसमें एक अपॉर्चुनिटीज हैं। डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टॉक्स हैं जो पिछले 2-3 साल से बिल्कुल नहीं चले हैं बल्कि नेगेटिव हैं, उनमें इंटरेस्ट आ रहा है। तो अनुज, मैं कहूंगा ओवरऑल जो मार्केट कॉन्स्ट्रक्ट है इंडिया में, वो ऐसा है कि इन्वेस्टर्स आना चाह रहे हैं और एक सॉलिड बेस मुझे लगता है बन चुका है। डेट सीलिंग एक बड़ा ही मार्केट अभी तक इग्नोर कर रहा है, क्योंकि जैसे आपके एक शो में पिछले हफ्ते बात हो रही थी कि 78 टाइम्स पिछली बार डेट सीलिंग का ये मसला उठा है और 78 टाइम्स वो डेट सीलिंग अप्रूव हो गई है। तो मार्केट इसलिए इग्नोर कर रहा है कि भाई अगर 78 बार हो गया तो एक बार और हो जाएगा। पर जब तक नहीं होता है, और हो सकता है थोड़ा टाइमलाइन डिले हो, उसमें हफ्ता भी लग जाए, तो उस टाइम पे मार्केट में वरी रहेगी, थोड़ा टेक्निकल उसके क्या आउटकम्स होंगे, वो थोड़ा फियर है मार्केट में। पर अनुज, बारिंग दैट, जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज की, जिस तरह से वैल्यूएशन सपोर्ट है, इन्वेस्टर फ्लो, एफपीआई डोमेस्टिक रिटेल का फ्लो का सपोर्ट है, मुझे लगता है मार्केट में कोई शार्प करेक्शन की चिंता का विषय तो अभी नहीं लग रहा मुझे। अच्छा अनुज, अभय जी की एक बार मंत्रणा 2 बजे के कार्यक्रम में, नहीं 1:30 बजे के कार्यक्रम में नीरज जी से हो रही थी। मैं बड़े अच्छे से सुन रहा था बैठ के उसको 1:30 बजे। और स्टॉक पिकिंग का एक क्राइटेरिया है, जब वो फुलफिल हो जाता है तो मैं क्या, मेरा सबॉर्डिनेट क्या, मेरी टीम का सबसे जूनियर आदमी क्या, वो भी कह दे तो एग्जिट नहीं होगा और एंट्री नहीं होगी, है ना सर? इस अर्निंग सीजन को देखने के बाद अभय जी क्या क्या आपके क्राइटेरिया में फिट हो गया? 2-3 बताइए नाम प्लीज। ओके, सो एक डिस्क्लेमर है कि जो भी नाम अगर मैं लूँ वो हाँ। हमारे पोर्टफोलियो कंपनीज में हो सकते हैं, तो कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एक एकेडमिक इंटरेस्ट की तरह से हम चर्चा कर रहे हैं। तो वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि एक बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस जो है वो अच्छा चला है और उसमें इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी है। अगर इकोनॉमी ग्रो होगी, और बिल्कुल होगी, तो उसको सपोर्ट करने के लिए बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज को चलना पड़ेगा। उसमें इंटरेस्ट जो है अभी तक बड़े साइज का प्रीमियम मिल रहा है। साइज का प्रीमियम थोड़ा मुझे लगता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर आप बड़े बैंक हैं, एचडीएफसी हैं, आईसीआईसीआई हैं, बजाज फाइनेंस हैं, तो आपका जो बुक वैल्यू मल्टीपल है वो जो छोटे बैंक्स हैं उनसे डबल से भी ज्यादा हो जाता है। तो मुझे लगता है एक जो छोटे बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो अच्छा मैनेज हो रहे हैं, जैसे नाम भी लो तो सीएसबी बैंक है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम है, और एक प्राइवेट इक्विटी फंड इन्वेस्टर है, या माइक्रो फाइनेंस कंपनीज ले लीजिए, स्पंदना स्फूर्ति जैसी। इस तरह की जो है अपॉर्चुनिटीज यूनिक है, क्योंकि एक तो वैल्यूएशन इनकी काफी रीजनेबल है, ग्रोथ अच्छा है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है, और रेगुलरली एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, यील्ड इंप्रूव हो रही है, एनआईएम इंप्रूव हो रहा है। तो हर मीट्रिक पे ये अच्छे दिख रहे हैं। तो एक तो ये स्पॉट मुझे लगता है, ये सेगमेंट छोटे बैंक्स और छोटे फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज पे मार्केट का इंटरेस्ट आएगा जैसे ये रैली वाइडन होगी और डीपन होगी।
दूसरा मुझे लगता है डोमेस्टिक कंजम्पशन के जो स्टॉक्स हैं, जो होम इम्प्रूवमेंट, होम बिल्डिंग, टाइल्स ले लीजिए या फिर एमडीएफ बोर्ड ले लीजिए, पेंट कंपनी, होम फिटिंग्स है, अपोलो पाइप्स जैसी कंपनीज हैं जो प्लास्टिक फिटिंग्स बनाती हैं, या एमडीएफ बोर्ड बनाता है, ग्रीन पैनल। इस तरह की ये कंपनीज काफी सस्ते वैल्यूएशन पे है बाय देयर हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स। मतलब लिटरली इनका जो एवरेज पी मल्टीपल है उसके हाफ पे चल रही हैं और ग्रोथ अब दिखाना शुरू कर रही हैं। तो मुझे लगता है इन ये जो कंपनीज हैं इसमें, और इलेक्ट्रॉनिक्स की भी, कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स की भी मैं बात करूंगा, ऐसा नहीं है कि सारी कंपनीज उसमें महंगी हैं, उसमें कुछ अभी स्पेशल सिचुएशंस भी क्रिएट हुई हैं जो इन्वेस्टर्स काफी इंटरेस्ट से देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सारे सेगमेंट्स हैं जिसमें इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आएगा जैसे जैसे ये रैली डीप होगी और वाइड होगी। मिड कैप आईटी में काफ़ी अच्छे नंबर्स आए और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रिएक्शन रहा। लार्ज कैप आईटी में प्रॉब्लम रही। आपका अब यहाँ पर इस पूरे सेक्टर में क्या व्यू है और क्या यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं लार्ज कैप या मिड कैप आईटी में? अनुज, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं इसलिए क्योंकि इसमें जो मुझे लग रहा है वो रिवर्स है। जो बैंकिंग में जैसे मैंने बोला कि जो लार्ज बैंक्स हैं उनको एक प्रीमियम मिल रहा है और छोटों को नहीं। इस आईटी में मुझे लगता है एक्चुअली उल्टा हो रहा है। जो छोटी कंपनीज हैं वो फेयरली प्राइस्ड हैं या वेल प्राइस्ड हैं टू देयर ग्रोथ पोटेंशियल, पर जो लार्ज नेम्स हैं, टीसीएस, एलटीआई, माइंट्री, इन्फोसिस, ये ऐसी यूनिक कंपनीज हैं अनुज जो ग्लोबल स्केल पे compete करती हैं आईबीएम, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनाई, एक्सेंचर जैसी कंपनीज के। तो लिटरली ये इस सेगमेंट में है कि उस सेगमेंट में सिर्फ 8 कंपनीज होंगी जो ग्लोबल 100 मिलियन से लेके $1 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बिड करती हैं, और ये कंपनीज बहुत ही अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है। इस टाइम बॉटम ऑफ द साइकिल लिटरली वैल्यूएशन चल रही है इनकी। जैसे जैसे डिमांड एनवायरनमेंट इंप्रूव होगा, एट्रिशन रेट्स इंप्रूव होंगे, कॉस्ट स्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, ये अपना पूरा पावर एक्सप्रेस करेंगी। तो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को आईटी में लार्ज कैप आईटी के साथ रहना चाहिए। छोटी आईटी कंपनीज भी चलेंगी अच्छी, पर उसमें एक शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बहुत होती है क्योंकि सडनली कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। जैसे हमने देखा था मैस्टेक की प्रॉब्लम हुई थी यूके में एनएचएस के साथ, और सडनली प्राइस करेक्शन बहुत स्टीप हुआ था। तो उनके थोड़े यूनिक इश्यूज होते हैं। इसके लिए लार्ज कैप आईटी में रहे, इस टाइम पे वैल्यूएशंस काफी सपोर्टिव हैं। ओके, अच्छा अभय जी, मैं खुद कह रहा हूँ पर्सनली, मैं 2-3 स्टॉक्स को उनके अर्निंग्स के आधार पे बहुत एडमायर कर रहा था, लाइक लास्ट Q3 नंबर्स ऑफ कैनरा बैंक एंड Q4 नंबर्स, Q3 नंबर्स ऑफ एसबीआई, Q4 नंबर्स, बाजार ये एडवांटेज नहीं ले पाए। वो एक तो दानी एपिसोड हो गया था, उसके चलते वो प्राइस डैमेज हुआ था। इस बार की अर्निंग्स कैसी लगी आपको? क्योंकि मैं पीएसयू बैंक्स की बात कर रहा हूँ तो वो ईसीएल प्रोविजनिंग का एक मुद्दा भी आया था, थोड़ा सा अपसाइड उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, बट अर्निंग्स कैसी लगी आपको? और क्या ये स्पेशली बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और एसबीआई आपकी प्रिफर्ड बाय लिस्ट में है इस वक्त फ्रेश बैंक के पर्सपेक्टिव से? जी नहीं, अभी पीएसयू बैंक्स में कोई भी बाय लिस्ट में नहीं है वीरेंद्र, और इसलिए क्योंकि वीरेंद्र बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए असेस करना कि जो उनकी प्रोविजनिंग है वो एडिक्वेट है कि नहीं है। और क्या होता है, एक क्वार्टर में वो प्रोविजनिंग कम कर देते हैं तो प्रॉफिट अच्छा हो जाता है और ऐसा लगने लगता है कि ये तो बहुत अच्छा चल गया। फिर एक क्वार्टर या 2 क्वार्टर बाद सडनली वो प्रोविजनिंग बढ़ा देते हैं और प्रॉफिट से लॉस में आ जाते हैं। वो कोई कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती वीरेंद्र। सो अगर मैं देखूं कि 4 क्वार्टर कंटिन्यूसली आप प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहे हैं तो मैं कहूंगा कि हाँ, फिर आप एक प्राइवेट बैंक के कंपटीशन में आ गए हैं, तो मैं आपको सीरियसली देखूंगा। अगर जब तक मुझे 4 क्वार्टर की प्रॉफिटेबिलिटी रेगुलर नहीं दिखेगी तब तक मुझे डाउट रहेगा कि ये प्रोविजनिंग जो है ये एडिक्वेट है कि नहीं। ओके, मतलब आप प्रोविजनिंग के ट्रेंड्स से और क्वार्टरली जो डाइवर्जेंस हैं उससे थोड़े से नाखुश हैं या फिर वो कंफर्ट नहीं दे रहा है? तो ये कंफर्ट आपको कौन से प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में आ रहा है अभय जी? ये प्राइवेट बैंक्स में देखो तो सारे ही जो छोटे बैंक्स हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, सब में ही आ रहा है इस टाइम पे। अगर जैसे मैंने बोला सीएसबी बैंक है या फिर साउथ इंडियन बैंक है, साउथ इंडियन बैंक के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे थे, मतलब रिमार्केबल रिजल्ट से। डिविडेंड भी अनाउंस किया उन्होंने, कंप्लीट टर्न अराउंड स्टोरी है। फिर स्पंदना स्फूर्ति का मैंने आपको नाम दिया, क्रेडिट एक्सेस, ग्रामीण कोटा,
ये सारों ने दिखाया है कि कंटिन्यूसली 4 से 6 क्वार्टर से एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, कलेक्शंस इंप्रूव हो रहे हैं, प्रोविजनिंग से प्रोविजनिंग के अलावा ये तो राइट बैक्स ले रहे हैं, जो पहले प्रोविजनिंग करी थी वो सारे राइट बैक्स हो रहे हैं अब, तो उसकी वजह से भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, और प्रोडक्ट्स जो भी इन्होंने लॉन्च किए सब अच्छे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है वो एक सेगमेंट है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ज्यादा रिटर्न देगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, ऑटोज और ऑटो एंसिलरी शेयरों में एक शानदार तेजी देखी हमने। यहाँ आपका क्या व्यू होगा, क्योंकि यहाँ वैल्यूएशन थोड़े प्रोहिबिटिव लग रहे हैं? जी हो गए हैं अनुज, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। एक अंडर ओन सेगमेंट था, तो 5 साल से लिटरली कोविड के पहले से भी देखें, टू व्हीलर कंपनीज के आप स्टॉक्स देख लीजिए, एकदम फ्लैट थे 5 साल। और वो इसलिए क्योंकि वॉल्यूम 5 साल से गिर रहा था। तो कोई भी सेक्टर ऐसा हो जिसमें 5 साल वॉल्यूम गिरता रहे, ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स वहां पे कॉन्फिडेंस आना बड़ा मुश्किल होता है। पर अब वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि टाटा मोटर्स के नंबर्स देखे हम, टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, JLR, तीनों फॉर द फर्स्ट टाइम आर फायरिंग टुगेदर। तो एक अच्छी वहां पे लॉन्ग टर्म स्टोरी बन रही है। दूसरी तरफ टू व्हीलर्स में देखें तो डिमांड पिकअप है, एक्सपोर्ट्स पे अभी भी प्रेशर है, पर जो डोमेस्टिक है डिमांड वो भी अच्छी है, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में डिमांड अच्छी है। तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। मुझे लगता है जो 5 साल की जो अंडर परफॉर्मेंस थी वो अब करेक्ट हो रही है। इस टाइम पे वैल्यूएशंस फेयर लेवल पे लग रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म रिटर्न तो नहीं लग रहा कि यहाँ से बनेगी। पर अगेन किसी का अगर 3 से 4 साल से 5 साल का व्यू है, तो ये अच्छा एंट्री टाइम है अनुज, मुझे लगता है कि लीडिंग ऑटो कंपनीज में एंटर करने का। ओके, अच्छा अभय जी, इंडियन होटल्स ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, इंडिगो ने ऑल टाइम हाई क्रिएट जोन में ट्रेड कर रही है, सारे के सारे होटल्स काफ़ी अच्छा खास कर रहे हैं, लिकर स्टॉक्स में एक मूव आ रहा है, थोड़ा जो लग्जरी वाला सेगमेंट है ना, कंजम्पशन विद आई थिंक लग्जरी एज अ टैग, वो अच्छा कर रहा है। इस स्पेस में कोई और फाइंडिंग आपकी, कोई छोटा स्टॉक या फिर कोई छोटा होटल जिस पे नजर गई हो, जिसकी मैनेजमेंट से इंटरेक्शन हो आप लोगों का? जी, हमारे पोर्टफोलियो में काफी समय से लेमन ट्री है, जो हमने ऐड किया था जस्ट सेकेंड वेव के आसपास, क्योंकि एक बेट थी कि ये एक ऐसा होटल है, चेन है, जिसने मिडिल ऑफ द मार्केट और कॉर्पोरेट ट्रैवल पे फोकस करके कोविड के टाइम पे भी इन्वेस्टमेंट किया था अपना बिजनेस में, और अब उनके ऑलमोस्ट 10,000 रूम्स हो गए हैं ऑल इंडिया, और 65% ऑफ द सिटीज जहाँ पे एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे लेमन ट्री का प्रेजेंस है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे उनके, और सॉफ्ट लॉन्च कर रहे हैं वो अपना 800 का बेड, 800 रूम का होटल ओरिका मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम पे, और वो एक गेम चेंजर होगा उनके लिए। तो लेमन ट्री मुझे लगता है, मतलब मुझे लगता है कि सारा ही जो स्पेस है इस टाइम पे बूम में है, और वो बूम मुझे लगता है साल भर चलेगी, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ाना इस स्पेस में बहुत मुश्किल है सडनली, और आएगी नई कैपेसिटी, पर जब तक वो आएगी तब तक डिमांड काफी एक्सीड करेगी, तो उसकी वजह से प्राइसिंग पावर रहेगा सारे प्लेयर्स पे। हमारा बेट लेमन ट्री पे है। ओके, चलिए अभय जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ, और हैव अ गुड इवनिंग। थैंक यू। ये बात होगी